नमस्कार दोस्तों। हम लोग पूर्व के वीडियो में 60 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। 61वें नंबर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ये कह रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। चलिए जीएसटी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं पहले, उसके बाद उत्तर देंगे। तो जीएसटी जो परिषद है वह 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा 279 के ए में इसको रखा गया था। ठीक है, 101वें संविधान संशोधन के द्वारा 2016 में 279 के ए में जीएसटी परिषद को रखा गया था। ठीक है, अतः इससे प्रमाणित होता है कि यह एक संवैधानिक निकाय है। कैसी निकाय है? संवैधानिक है, अर्थात संविधान में इसको स्थापित किया गया है, इसलिए यह क्या है? संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तथा इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्र के जो वित्त मंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसमें कोई भी कार्य संचालित करने के लिए कम से कम गणपूर्ति कितना होना चाहिए, जिसे कोरम कहते हैं। कोरम कितना होना चाहिए? तो जितने सदस्य रहे उसमें जितने लोग सदस्य हैं, ठीक है, उस सदस्यता का 50% होना अनिवार्य है। किसी कार्य को संचालित करने के लिए 50% लोगों का होना अनिवार्य है, तभी कोई कार्य संचालित हो पाएगा। ठीक है, और जब भी इसमें कोई निर्णय दिया जाएगा, कोई निर्णय देना होगा, तो उस समय सदन में उपस्थित सदन में नहीं, परिषद में उपस्थित जो सदस्य होंगे, और उपस्थित का उपस्थित में भी जो मतदान करने योग्य होंगे, ठीक है, उन मतदान करने वाले जितने व्यक्ति होंगे उनमें 75% का अनुमोदन अनिवार्य है। ठीक है, अर्थात कोई भी प्रस्ताव मान लीजिए पारित करना है तो उसमें उपस्थित और मतदान करने योग्य जो सदस्य हैं उनमें 75% सदस्यों का मतदान पक्ष में होगा, तभी कोई निर्णय अनुमोदित हो पाएगा। ठीक है, प्लस ये जान लीजिए कि इसमें जीएसटी परिषद में जितने राज्य हैं अपने भारत में, ठीक है, सभी राज्यों का यहाँ पर समान मत मूल्य है। क्या है? समान हिस्सेदारी है, अर्थात प्रत्येक राज्यों को एक एक मत देने का ही अधिकार है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश बड़ा है तो उसको 2-3 मत दे दिया जाना, वो 2-3 मत दे देगा, या राजस्थान बड़ा है तो 2-3 मत देगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो प्रत्येक राज्यों की यहाँ पर समान हिस्सेदारी है। ठीक है, यहाँ जनसंख्या के आधार पर मत मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है, याद रखिए। और एक तरीके से मान लीजिए तो ये केंद्र और राज्य का एक संयुक्त मंच है। कैसा मंच है? संयुक्त मंच है। ठीक है, जीएसटी परिषद केंद्र और राज्य का संयुक्त मंच है। तो हमने आपको क्या बताया इसमें? हमने आपको बताया कि जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है और यह 101वें संविधान संशोधन के द्वारा 279 के ए में इसको रखा गया है, अतः यह एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तथा यह केंद्र राज्य का संयुक्त मंच है। इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं और इसकी गणपूर्ति कितनी होती है? तो हमने बताया आपको 50% इसकी क्या होती है? सदस्यता का 50% इसका कोरम होता है। ठीक है, गणपूर्ति होती है। और यहाँ पर हमने आपको ये भी बताया कि यदि कोई भी निर्णय दिया जाता है तो उसमें उपस्थित प्लस मतदान करने वाले जो सदस्य रहते हैं उनका 50% अनुमोदन अनिवार्य है। ठीक है, और यहाँ पर हमने बताया कि प्रत्येक राज्य की
जो मतदान में हिस्सेदारी समान रूप से होगी, जनसंख्या पर निर्धारित नहीं होगी। तो अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। यह वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर अनुशंसाएं प्रस्तुत करने के लिए अनुच्छेद 279A के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो हमने आपको ये बात बता दी है, सही बात है। और दूसरा, परिषद के निर्णयों को अपने कुल संख्या बल के आधे भाग द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। ये गलत बात है, क्योंकि हमने आपको यहाँ पर क्या बताया है कि 75% होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, 75% होना चाहिए, इसलिए दूसरा क्या है यहाँ पर गलत है। उसके बाद तीसरा क्या कह रहा है, परिषद में प्रत्येक राज्य की मतदान हिस्सेदारी वोटिंग शेयर उसकी जनसंख्या पर निर्भर करता है। ये भी गलत बात है, हमने आपको ये बातें बता दी है। ठीक है, तो यहाँ का सिर्फ एक ही सही है, इसलिए ऑप्शन हमारा यहाँ केवल एक सही है, बाकी दोनों गलत है। भारतीय और ब्रिटिश राज्य व्यवस्था के मध्य अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए अंतर देख लेते हैं। देखिए, जो भारत भी एक संघ है, मतलब यहाँ भारत में भी संसदीय व्यवस्था है और वहां पर भी संसदीय व्यवस्था है। ठीक है, लेकिन भारत में क्या है, गणतंत्र है। क्या है, गणतंत्र। ठीक है, और ब्रिटेन में क्या है, राजतंत्र है। ब्रिटेन में क्या है, राजतंत्र है। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रपति क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। तथा जो ब्रिटेन के महाराज होते हैं वो वंशानुगत होते हैं। कैसे होते हैं, वंशानुगत होते हैं, अर्थात जिस वंश के वहां पर राष्ट्रपति पहले बने होंगे वही बनते चले आ रहे हैं क्रम से। ठीक है, बदला नहीं जा रहा, पे तो वंशानुगत होते हैं। और हमारे यहाँ क्या है, संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है, न कि संसद। किंतु जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता है। ब्रिटेन में संसद ही क्या है, संप्रभु है। ठीक है, वही सर्वोच्च है। और हमारे यहाँ राज्यसभा या लोकसभा, ठीक है, चाहे जिसका सदस्य हो, राज्यसभा या लोकसभा, जहाँ का भी सदस्य हो वह प्रधान बनने योग्य होता है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने देखा, मनमोहन सिंह जी जो थे वो राज्यसभा थे, वो उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री जी है वो लोकसभा से है, तो ये भी क्या है, प्रधानमंत्री है। तो इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ दोनों सदनों से प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के ही जो सदस्य होते हैं, हाउस ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स वहाँ निचला सदन होता है। ठीक है, तो उस निचले सदन के सदस्य ही पीएम बन सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और क्या होता है हमारे भारत में, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो उसको 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, अर्थात वो संसद का सदस्य ना हो फिर भी उसको 6 माह के लिए, अधिकतम 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसी व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन में मंत्री बनने के लिए क्या होना चाहिए, संसद का सदस्य होना चाहिए। वहां पर संसद के सदस्य को ही मंत्री बनाया जा सकता है। किंतु अपने भारत में 6 माह के लिए किसी भी सदस्य को, मतलब बिना मंत्री ना हो फिर भी उसको मंत्री बनाया जा सकता है। ठीक है, संसद का सदस्य ना हो फिर भी उसको मंत्री बनाया जा सकता है। और
भारत में जो मंत्री हैं इनका कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है, इनका कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है, ठीक है। कानून कानून के सामने इसका कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। अपितु जो ब्रिटेन में जो मंत्री होते हैं उनके पास विधिक विधिक उत्तरदायित्व होता है, ठीक है। चलिए, हमने आपको बहुत सी विशेषताएं बता दी। हमने आपको बताया कि भारत में गणतंत्रीय व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था है और ब्रिटिश में राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, वहाँ का वंशानुगत होता है, वहाँ के राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं होता है, ठीक है। तथा यहाँ पर संविधान सर्वोच्च है, न कि संसद। अपितु वहाँ पर क्या है, वहाँ पर संसद की संप्रभुता है, ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता है, ठीक है। यहाँ पर आर्या से मतलब लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी सदस्य हो प्रधानमंत्री बनने योग्य होता है। वहाँ पर सिर्फ हाउस ऑफ कॉमन्स, निचले सदन, जो निचला सदन होता है, ठीक है, वहीं के लोग ही क्या बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और भारत में बिना संसद के सदस्य हुए भी 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, किंतु वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर संसद का सदस्य होना ही पड़ेगा, ठीक है। ये सब बातें मैंने आपको बता दी है, और इसको यदि आप लिख लेंगे तो आपके मेंस में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसको आप लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। भारतीय और ब्रिटिश राज्य व्यवस्था के मध्य अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं। भारतीय व्यवस्था संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च नहीं है। ये बात गलत है। भारत में संविधान सर्वोच्च है, ठीक है, और ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। ये उल्टा बात कर रहा है, इसलिए ये गलत है, ठीक है। दूसरा, भारत में मंत्री के विधिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था प्रचलित नहीं है, लेकिन ब्रिटेन में यह प्रचलित है। सही बात है। भारत में मंत्री के पास कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है, वहां मंत्रियों के पास विधिक उत्तरदायित्व होता है। इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही है, ठीक है। 62 का बी ऑप्शन सही है। चलिए, यदि अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दिया कीजिए, ना लगे तो कोई बात नहीं है। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति में निहित शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है। 359 देखिए, जो 359 है ना, वह राष्ट्रपति को अधिकार देता है। किसको अधिकार देता है? राष्ट्रपति को अधिकृत करता है, ठीक है, या राष्ट्रपति को कुछ अधिकार देता है। कौन सा अधिकार देता है? तो देखिए, बात यह है कि हम लोग जैसे कि फंडामेंटल राइट है, ठीक है, उसमें जो हम लोगों को अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों का जब हनन होगा राज्य के द्वारा, तो हम सीधा जा करके उच्चतम न्यायालय में क्या वाद दायर कर सकते हैं, ठीक है। किंतु अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि जब देश में आपातकाल लागू रहेगा, ठीक है, उस समय जो फंडामेंटल राइट का प्रवर्तन है ना, उस समय जो नागरिक हैं उनके द्वारा न्यायालय में वाद दायर करने का जो अधिकार है, ठीक है, उसको ये निलंबित कर देता है। याद रखिए, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 अधिकार देता है। यह कहता है कि फंडामेंटल राइट के प्रवर्तन हेतु न्यायालय में वाद दायर करने का जो अधिकार है, उस अधिकार को यह निलंबित करता है, ठीक है। अर्थात इसके तहत राष्ट्रपति उसको निलंबित कर सकता है। याद रखिए कि अनुच्छेद 359 के तहत फंडामेंटल राइट को निलंबित नहीं किया जाता है, अपितु फंडामेंटल राइट के प्रवर्तन को निलंबित किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? फंडामेंटल राइट के प्रवर्तन को निलंबित किया जाता है। जैसे कि अनुच्छेद 19 है, ठीक है, अनुच्छेद 19
आपातकाल के समय मतलब अनुच्छेद 19 में क्या देता है, अभिव्यक्ति वाक स्वतंत्रता देता है, ठीक है, कहीं भी संगठन बनाने की स्वतंत्रता देता है, कहीं भी वास करने की स्वतंत्रता देता है। किंतु जब राष्ट्रपति आपातकाल मतलब आपातकाल लगा देगा, उस समय आपका जो ये अनुच्छेद 19 है ना, वो निलंबित हो जाएगा, उसका प्रवर्तन निलंबित हो जाएगा। अनुच्छेद 19 खत्म नहीं हो जाएगा, अपितु वह निलंबित हो जाएगा, ठीक है, उसका प्रवर्तन निलंबित हो जाएगा। तथा 44वां संविधान संशोधन किया गया, मतलब इसके तहत तो पूरे फंडामेंटल राइट को निलंबित किया जा रहा था, तो एक 44वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। कब हुआ, तो 1978 में हुआ, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह कहा गया कि अनुच्छेद 20 और प्लस 21, 20 में क्या है, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण, मतलब दोष सिद्धि में संरक्षण करता है, ठीक है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण करता है। तथा आर्टिकल जो 21 है वह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है, ठीक है। तो इन दोनों को निलंबित नहीं किया जाएगा, ऐसा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया। क्या कहा गया कि आर्टिकल 20 और 21 के प्रवर्तन को निलंबित नहीं किया जाएगा, अर्थात आपातकाल के दौरान भी ये दोनों आर्टिकल लागू रहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति में निहित शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। वह किसी भी राज्य के लिए अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकता है। वह किसी भी राज्य के लिए अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकता है। राष्ट्रपति को कुछ मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने का अधिकार है। देखिए जो अनुच्छेद 359 है ना, वो किसी भी अध्यादेश की चर्चा तो नहीं करता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति को कुछ मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने का अधिकार है, सही बात है, प्रवर्तन को निलंबित करने का, ठीक है, प्रवर्तन को निलंबित करने का अधिकार है, ये सही बात है। वह केवल देश के कुछ हिस्सों में राष्ट्रीय आपातकाल का विस्तार कर सकता है, पूरे देश में नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि वह कुछ देश के हिस्से में भी कर सकता है और उसको विस्तारित भी कर सकता है, ठीक है, अर्थात पूरे देश में भी लगा सकता है, इसलिए 1 और 3 गलत है। कौन सा सही है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत प्रदत्त सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अनुच्छेद 29 जो है वो कहता है कि नागरिकों का प्रत्येक समूह जिसकी अपनी लिपि, भाषा तथा संस्कृति हो, उनको संरक्षण का अधिकार है, अर्थात नागरिकों के प्रत्येक समूह को जिनकी अपनी अलग लिपि है, अपनी अलग भाषा है और अपनी अलग संस्कृति है, उनको अपनी संस्कृति, अपनी लिपि, अपनी भाषा का संरक्षण का अधिकार है, ठीक है। तथा क्या होगा, राज्य के द्वारा वित्त पोषित कोई भी संस्थान हो या फिर राज्य द्वारा सहायता प्राप्त कोई भी शिक्षण संस्थान हो, उसमें प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। किन आधारों पर, तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग इत्यादि के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, वंचित नहीं किया जाएगा, अर्थात इनको प्रवेश दिया जाएगा। और
ये क्या करता है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण देता है, ठीक है। धार्मिक प्लस भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण देता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 29 जो है ना, वह केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है, अपितु यह अल्पसंख्यकों के साथ साथ बहुसंख्यकों को भी समाहित करता है, ठीक है। अल्पसंख्यकों के साथ साथ बहुसंख्यकों को भी समाहित करता है, इस बात को याद रखिए। ये बात हो गई आर्टिकल 29 की। अब हम लोग 30 में देखते हैं क्या है। ये कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को भाषाई प्लस धार्मिक अर्थात जो अल्पसंख्यक हैं, कैसे अल्पसंख्यक, तो भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक, ठीक है, उनको अपने मन के अनुकूल शिक्षण संस्थान, स्कूल इत्यादि खोलने का अधिकार है, ठीक है। वो अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं अलग, जो उनकी भाषा, उस भाषा में अपना शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा आर्टिकल 30 में बताया गया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। ये कह रहा है कि अनुच्छेद 29 का दायरा सिर्फ अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बहुसंख्यक भी शामिल है। सही बात है। अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। ये भी सही बात है। हम लोगों ने दोनों आर्टिकल को पढ़ा, वो दोनों अल्पसंख्यकों से ही संबंधित थे, उसमें कहीं भी अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं दी गई है, इसलिए दोनों सही है। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित करना, ये करंट अफेयर से संबंधित है। आगे चलते हैं। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द अंतः स्थापित किया गया था। तो इसमें मैं आपको बता चुका हूँ, पहले भी कई बार बता चुका हूँ। तो इसमें देख लीजिए, एक तो समाजवादी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, बस यही दो जोड़े गए थे, और एक अखंडता जोड़ा गया था। कौन जोड़ा गया था? अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन तीन शब्दों को उसमें जोड़ा गया था। तो हमारा यहाँ पर कौन सा सही है? सी सही है, ठीक है, सी सही है। चलिए, भारत में नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, हमारे संविधान में नागरिकता जो है वह भाग 2 में उल्लिखित है, ठीक है। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, और भाग 2 5 से 11 तक है। और नागरिकता हमारे यहाँ ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। तथा बाद में संसद ने एक अधिनियम बनाया था इससे संबंधित, नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है। इतनी बातें याद रखना है आपको। नागरिकता हमारे यहाँ संविधान में भाग कितने में है? तो भाग 2 में है, ठीक है। और भाग 2 कहाँ से कहाँ तक है? तो 5 से 11 तक है। और नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है 1955 में। इस संदर्भ में संसद ने एक अधिनियम भी बनाया था, नागरिकता अधिनियम 1955। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है।
भारत में राष्ट्रपति पद के लिए केवल जन्म के द्वारा नागरिकता प्राप्त व्यक्ति ही पात्र है, न कि प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त व्यक्ति। ये गलत बात है। इसका मतलब ये है कि अर्थात राष्ट्र, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है, क्वेश्चन का मैं तात्पर्य बता रहा हूँ, ये कहना चाह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति वही बन सकता है जो भारत में जन्म लिया हो। जो बाहर से आ करके नागरिकता लिया हो वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता, ऐसा कहना चाह रहा है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ जो यहाँ जन्म लिया हो वो भी राष्ट्रपति बन सकता है, और जो बाहर से आकर के नागरिकता लिया हो वह भी राष्ट्रपति बनने योग्य हो जाता है। ठीक है। दूसरा, संसद और राज्य विधानमंडलों की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने हेतु भारतीय नागरिक होना अनिवार्य। संसद और राज्य विधानमंडलों की सदस्यता के लिए एकदम सही बात है। ठीक है। हमारा ऑप्शन यहाँ पर केवल दो सही, बी सही है, केवल दो सही है। ठीक है। हमारे संविधान निर्माताओं ने निदेशक तत्वों को गैर न्यायोचित बनाया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने निदेशक तत्वों को गैर न्यायोचित बनाया है। देखिए, जो क्वेश्चन पूछा गया है वह, आप आर्टिकल 37 जानते होंगे। इसमें कहा गया है, डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। जो डीपीएसपी होते हैं ना, ये न्यायालयों द्वारा अप्रवर्तनीय होते हैं। ठीक है। न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय होते हैं। ठीक है। अर्थात ये गैर न्यायोचित होते हैं। क्या होते हैं? गैर न्यायोचित होते हैं तथा ये मूलभूत होते हैं। कहाँ पर? तो शासन में, शासन में मूलभूत होते हैं। ठीक है। और राज्य इन्हें अपने नीति निर्माण में इनका उपयोग करेगी। ठीक है, ऐसा उसमें कहा गया है। तो वहीं से एक प्रश्न उठा लिया गया है कि डीपीएसपी को अप्रवर्तनीय बनाया गया है, गैर न्यायोचित बनाया गया है न्यायालयों में। ठीक है। तो क्यों बनाया गया है? क्या कारण था जिसके कारण डीपीएसपी को गैर न्यायोचित बनाना पड़ा? ठीक है। तो देखिए, जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ ना, उस समय हमारे देश के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे, अर्थात पर्याप्त मात्रा में धन नहीं था थे जिससे इनको सही से लगाया जा सके। ठीक है। इसलिए भी इसको गैर न्यायोचित बनाया गया। और वैसे भी हमारा जो देश है उसमें कई भाषा, मतलब भाषाई मतलब कई भाषा वाले लोग रहते हैं। ठीक है। गोरे काले ऐसे मतलब कई प्रकार के लोग रहते हैं, तो इसमें विविधता पाई जाती है। ठीक है। तो विविधता और बहुत ज़्यादा पिछड़ापन भी था, इसलिए इन सब कारणों से क्या किया गया, हमारे यहाँ डीपीएसपी को गैर न्यायोचित बनाया गया है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। राज्य के पास अपर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध थे। सही बात है, नया नया देश आज़ाद हुआ था, इसलिए अपर्याप्त वित्तीय संसाधन थे। देश की विविधता और पिछड़ापन इनके क्रियान्वयन में बाधक होते। सही बात है। मूल अधिकारों को पहले से ही न्यायोचित बनाया गया है और निदेशक तत्वों को न्यायोचित बनाना निरर्थक होता। ऐसा कोई बात नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है। हमारा सिर्फ बी यहाँ पर सही है। अनुच्छेद 14 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जो अनुच्छेद 14 है वह कहता है कि विधि के समक्ष, विधि अर्थात कानून, कानून के समक्ष समता। ठीक है। प्लस विधि का समान संरक्षण। क्या कहता है?
विधि के समक्ष समानता, समता और विधि का समान संरक्षण, ये दो बातें अनुच्छेद 14 में कही गई है। ठीक है, जो समता वाली बात है, उस समता वाली बात ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, इसको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तथा जो संरक्षण है, विधि के समक्ष समान संरक्षण, वह अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? अनुच्छेद 14 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 के अंतर्गत केवल विधि के समक्ष समता प्रदान करता है, विधियों का समान संरक्षण नहीं। गलत बात है। अभी हमने आपको बताया कि यह विधि के समक्ष समता प्राप्त करता है, साथ साथ विधि के समक्ष विधि का समान संरक्षण भी प्राप्त करता है, इसलिए गलत है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के अनुसार जहां समान और असमान के साथ अलग अलग व्यवहार होता है, वहां अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है। समान के साथ समान और असमान के साथ अलग व्यवहार होता है। हाँ, सही बात है ये। ऑप्शन बी हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? बहुत से ऐसे प्रावधान हैं जो संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या कह रहे हैं, नए राज्यों का मतलब बहुत सा है, इसलिए कई है जो बताने में समय लग जाएगा। हाँ, इसलिए इसी में देख लीजिए, नए राज्यों का प्रवेश या गठन, हाँ ये तो हो सकता है साधारण बहुमत से ही। ठीक है, राजभाषा का प्रयोग, ये भी सही बात है। संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन, ये भी सही बात है। उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को अधिक महत्व प्रदान करना, है तो सही बात है ही। ठीक है, चारों कथन सही है यहाँ पर। चलिए किसी दिन अगर आप लोग कहेंगे तो फिर किसी वीडियो में बता दिया जाएगा। आगे चलते हैं। समस्त नागरिकों को पूरे देश में नागरिकता के समान राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार प्राप्त है, परंतु निम्नलिखित में से किस मामले में नागरिकों के साथ भेदभाव किया जा सकता है? जब जब संसद राज्य के भीतर रोजगार हेतु निवास को शर्त के रूप में आरोपित करती है। देखिए बात क्या कहना चाह रहा है, समस्त नागरिकों को पूरे देश में नागरिकता के समान राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार प्राप्त हैं, अर्थात सभी नागरिकों को, ठीक है, जितने भी नागरिक हैं उन सभी नागरिकों को समान, ठीक है, समान राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार दोनों क्या है, सभी नागरिकों को प्राप्त है। परंतु निम्न जो नीचे लिखा गया है उनमें से कौन सी ऐसी स्थितियां हैं, कौन से ऐसे मामले हैं जिनमें नागरिकों के साथ राज्य भेदभाव कर सकता है? ठीक है, तो नियोजन में किया जा सकता है। ठीक है, नौकरी है, जैसे कोई विशेष क्षेत्र है, ठीक है, उस विशेष क्षेत्र में वहां के निवासियों को क्या किया जा सकता है, कुछ विशेष प्रावधान किया जा सकता है, वहां के विशेष निवासियों को छूट दी जा सकती है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग ऑप्शन के अनुसार देखते हैं क्या कह रहा है, जब संसद राज्य के भीतर रोजगार हेतु निवास को शर्त के रूप में आरोपित करती है, जब संसद राज्य के भीतर रोजगार हेतु निवास के शर्त के रूप में आरोपित करती है, ये सही बात है। जब कोई राज्य अपने नागरिकों को संविधान द्वारा भारतीय नागरिक को अप्रदत्त अधिकारों के संबंध में विशेष लाभ प्रदान करता है।
ये भी सही बात है। किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए, ये भी सही बात है। तीनों कथन सही है। ठीक है, अनुच्छेद 16 है जो पूछा गया है, इसमें डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में हमने पिछले वीडियो में कई कई क्वेश्चंस आ चुके हैं, जिनके बारे में हमने आपको बता दिया है। फिर भी देखिए क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति सामान्य उद्घोषणा के द्वारा भी आपातकाल को समाप्त कर सकता है। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के लिए अधिकतम समयावधि 3 वर्ष है। ये सही बात है। ठीक है, अधिकतम समयावधि क्या है, 3 वर्ष है। हमारा यहाँ ऑप्शन केवल 2 सही है। राष्ट्रीय आपातकाल, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, ये जो राष्ट्रीय आपात के संचालन के लिए अधिकतम समयावधि 3 वर्ष है, ये गलत है। मतलब ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्योंकि यदि एक बार राष्ट्रीय आपात काल राष्ट्रपति ने लगाया, संसद ने उसका अनुमोदन कर दिया, ठीक है, तो उसको 6 माह पर अनुमोदन करा करके अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर न तो 1 और ना ही 2 सही है। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में, चलिए देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। इसमें उल्लिखित है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। सही बात है, यह लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। ठीक है, यह संविधान के उद्देश्यों को निर्दिष्ट करती है। सही बात है। यह विधायिका के लिए शक्ति का एक स्रोत है। ये गलत बात है, विधायिका के लिए किसी प्रकार का शक्ति का स्रोत नहीं है। यह न्यायालयों में गैर न्यायिक है। ये भी सही बात है। ठीक है, तो हमारा ए, बी और डी सही है, सी ऑप्शन सही नहीं है। और चूंकि यहाँ पर नहीं पूछा है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, संविधान प्रस्तावना के बारे में आपको कुछ बता देते हैं। ठीक है, वैसे पहले बता चुके हैं, लेकिन एक बार कुछ आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं। प्रस्तावना जो है वह अमेरिका से ली गई है। कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। ठीक है, यह पहली बार 13 दिसंबर को पढ़ी गई, 13 दिसंबर 1946 को पढ़ी गई। सो नोट कर लीजिए, अमेरिका से ली गई है। पहली बार यह 13 दिसंबर 1946 को पढ़ी गई, तथा इसमें इसमें 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। ठीक है, कौन कौन न्याय? तो सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक, 3 प्रकार के न्यायों की चर्चा की गई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्यायों की। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार के स्वतंत्रता की चर्चा की है। कौन कौन स्वतंत्रता? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कौन कौन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास,
धर्म और उपासना, इन 5 चीजों की स्वतंत्रता इसमें इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। तथा 2 प्रकार की समता की चर्चा की गई है, ठीक है। समता, कौन कौन समता? प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है इसमें, ठीक है। 3 प्रकार की समता, याद रखिए। 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता इसमें उल्लिखित है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की समता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता है, ठीक है। और इसमें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, ठीक है। कौन कौन? तो एक शब्द जोड़ा गया इसमें अखंडता, ठीक है। दूसरा इसमें जोड़ा गया समाजवाद, और तीसरा इसमें जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष। एक कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है, ठीक है। याद रखिए। तो हमने आपको इसके बारे में बहुत कुछ बता दिया है। और इसमें जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यह क्या करता है? भारत के लोगों से शक्ति प्राप्त करता है, ठीक है। तो आप लोग जब प्रस्तावना पढ़े होंगे तो उसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग, भारत को एक, ऐसा करके कहा गया है ना। तो इसका अभिप्राय है कि वहीं से शक्ति प्राप्त करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अध्यक्षात्मक व्यवस्था का गुण माने जा सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन से अध्यक्षात्मक व्यवस्था का गुण माने जा सकते हैं, ठीक है। देखिए, अध्यक्षात्मक जहां पर व्यवस्था होती है वहां पर जो राष्ट्रपति चुन करके आते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति, उनका एक निश्चित कार्यकाल होता है। कितना कार्यकाल होता है? तो 4 वर्ष के लिए वो आते हैं। कितने वर्षों के लिए आते हैं राष्ट्रपति वहां पर? राष्ट्रपति वहां पर 4 वर्षों के लिए आते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि वहां की सरकार जो होती है वह स्थिर होती है, ठीक है। स्थायी सरकार होती है, 4 वर्ष के पहले विघटन नहीं हो सकता, ठीक है। तथा यहाँ पर जो मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं वो संसद के सदस्य नहीं होते हैं, अर्थात विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं, अपितु कुछ विशेषज्ञ लोग आते हैं, ठीक है। कौन आते हैं? विशेषज्ञ, अर्थात जो जिस क्षेत्र का विशेषज्ञ है उसको उठा करके मंत्री बना दिए। तो विशेषज्ञ लोग यहाँ पर मंत्री बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो शक्तियों का पृथक्करण है ना वो भली भांति पूर्वक होता है। शक्ति का पृथक्करण क्या होता है? बहुत अच्छे तरीके से होता है, ठीक है। इतनी बातें आपको इससे जानना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से अध्यक्षात्मक व्यवस्था का गुण माने जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा एक स्थिर सरकार यानी स्थायी सरकार, दूसरा शक्तियों का पृथक्करण, और ये उत्तरदायी सरकार नहीं होती है, ठीक है। चलिए हमारा ये कौन सा 2 और 3 ऑप्शन ये हमारा सही है यहाँ पर, ठीक है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सेकेंड। देखिए जो अनुच्छेद 22 है यह मनमानी गिरफ्तारी तथा निवारक नजरबंदी से संरक्षण प्राप्त करता है। क्या करता है? मनमानी गिरफ्तारी प्लस निवारक नजरबंदी से क्या प्राप्त करता है? संरक्षण प्राप्त करता है, ठीक है।
मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी से संरक्षण प्राप्त करता है, अर्थात हमारी रक्षा करता है। और यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पूर्व उसको कारण बताना पड़ेगा। ठीक है, आपने गिरफ्तार किया, उसको कारण बता करके तुरंत गिरफ्तार करेंगे, या फिर गिरफ्तार करने के बाद तुरंत कारण बताना पड़ेगा। ठीक है, और गिरफ्तार कर लिए उसके 24 घंटे के भीतर जहां पर भी आप गिरफ्तार किए हैं उसके निकटतम जो मजिस्ट्रेट होंगे उनके पास उसको पेश करना पड़ेगा। ठीक है, 24 घंटे के भीतर। तथा उस व्यक्ति को मनपसंद वकील भी उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, वो जैसा वकील चाहेगा उस प्रकार का वकील उसको उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, ये हो गई एक बात। अब दूसरी बात है निवारक नजरबंदी। ठीक है, निवारक नजरबंदी जो होती है ये क्या होता है, ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक तो होती है दंडात्मक, एक कैसी होती है, दंडात्मक होती है। दंडात्मक में क्या होता है, न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया जाता है और यदि आपकी दोष सिद्धि हो गई तो आपको दंड दे दिया जाएगा। ठीक है, अथवा और दूसरा क्या होता है कि आपने गलती अभी नहीं की है। ठीक है, आपके द्वारा अभी गलती नहीं की गई है, उससे पहले ही आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए राज्य को शक हो जाए कि आप किसी सभा में जा रहे हैं और ऐसा भाषण देने वाले हैं जिससे हलचल मच जाएगी। ठीक है, तो उस स्थिति में राज्य आपको क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। आपने भी गलती की नहीं है किंतु करने वाले हैं और राज्य को पता चल जाए, उस स्थिति में आपको क्या कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक है, ये हो गई निवारक नजरबंदी। चलिए तो आगे देखें, देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के अंतर्गत हिरासत में लिया जाता है तो उसके हिरासत में लिए जाने का कारण 24 घंटे के भीतर सूचित किया जाना चाहिए। ये गलत बात है। हमने बताया आपको कि 24 घंटे के भीतर उसे किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। ठीक है, ना कि हमने, और कारण उसको तुरंत बताना पड़ेगा, गिरफ्तारी का तुरंत बाद बताना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, और दूसरा केवल संसद को निवारक निरोध पर विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है, ये भी गलत है। राज्य को भी जो निवारक है वह राज्य सूची का भी विषय है, इसलिए राज्य को भी क्या है, यहाँ पर कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सूचना आयोग, ये केंद्रीय सूचना आयोग जो है ना वह एक संवैधानिक व स्वतंत्र संस्था है। कैसी है, संवैधानिक तथा स्वतंत्र है। इसको क्या किया गया, एक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इसका गठन किया गया। ठीक है, कब गठन किया गया, तो 2005 में ही इसका गठन किया गया। किस अधिनियम के तहत, तो सूचना अधिकार अधिनियम के तहत 2005 में इसका गठन किया गया। इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य ये है कि केंद्र और राज्य के अधीन जो कार्यालय है, ठीक है, उन कार्यालयों से संबंधित जो शिकायतें होंगी उनके अपीलों को की सुनवाई करना और शिकायतों की सुनवाई करना। ठीक है, केंद्र और राज्य के जो केंद्र और राज्य के अधीन जो कार्यालय होंगे उनकी जो शिकायतें होंगी उनकी सुनवाई करना। ठीक है, और इसमें इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, प्लस इसमें और अन्य सदस्य भी होते हैं। कौन कौन होते हैं,
तो जैसे विपक्ष दल का नेता हो जाता है, ठीक है, लोकसभा में विपक्ष दल का नेता हो जाता है और कैबिनेट मंत्री हो जाते हैं, एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, तो 3 सदस्य ये मान लीजिए। प्लस इसमें क्या होता है, एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, प्लस 10 से अधिक, ठीक है, सूचना आयुक्त होते हैं, 10 प्लस सूचना आयुक्त होते हैं, ठीक है। इतनी बातें हो गई। और इसके बाद 2019 में एक आरटीआई संशोधन लाया गया, ठीक है, और उसी आरटीआई संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इसमें संशोधन किया गया। सीआईसी में क्या कहा गया कि जो मुख्य सूचना आयुक्त होंगे प्लस सूचना आयुक्त होंगे, ठीक है, वो उसी अवधि तक पद धारण करेंगे जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी, ठीक है, अर्थात केंद्र सरकार जब तक चाहेगी तभी तक वो उस पर रह सकते हैं, केंद्र सरकार जब नहीं चाहेगी तो वो हटा दिए जाएंगे, ठीक है। तथा मुख्य आयुक्त और जो अन्य सूचना आयुक्त होते हैं उनके वेतन तथा भत्ते का निर्धारण कौन करेगी, तो केंद्र सरकार करेगी, ठीक है, केंद्र सरकार करेगी, याद रखिए। तो इतनी बातें हो गई। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक सूचना आयुक्त होते हैं। सही बात है, यहाँ पर अनधिक लिखा हुआ है लेकिन अधिक आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है, हो सकता है टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गई हो। मुख्य सूचना आयुक्त 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, मुख्य सूचना आयुक्त, ये गलत बात है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि केंद्र सरकार जब तक चाहेगी तभी तक ये पद धारण करेगा, ठीक है। दूसरा, मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन और भत्ते मुख्य चुनाव आयुक्त के समान होते हैं, ये गलत बात है, क्योंकि 2019 में संशोधन किया गया और संशोधन के तहत बताया गया कि इसके वेतन और भत्ते का निर्धारण केंद्र सरकार करेगी, ठीक है। तो इसमें केवल एक सही है, ऑप्शन ए। और एक बात यहाँ पर और याद रखिए कि इसका जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के संशोधन हेतु किसी विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 368 जो है वो कहता है कि विधेयक को संविधान के संशोधन को आरंभ करने के लिए संसद के किसी भी सदन में विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सदन की बात करता है, किसकी बात करता है, सदन, ओ सॉरी संसद की बात करता है, संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की बात करता है, ये विधानमंडल की बात नहीं करता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ये गलत रहेगा। तो ये सही हो जाएगा बी ऑप्शन, 1 और 2। वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय आपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 360 में है, 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की चर्चा की गई है। हमने आपको पूर्व में बताया कि वित्तीय वो जो आपातकाल 3 प्रकार का होता है, ठीक है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। तो आप कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है, ठीक है।
और अब हम 360 के बारे में आपको बताते हैं। जो अनुच्छेद 360 है ना, वो कहता है कि राष्ट्रपति को यह भान हो जाए कि वित्तीय स्थायित्व तो खतरे में है, तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। ठीक है, वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। और जब वह घोषणा करेगा, तो जिस दिन घोषणा करता है उस दिन से 2 माह के भीतर उसको क्या करना पड़ेगा, जो दो लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों सदनों से स्वीकृति लेना अनिवार्य है। ठीक है, और दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत द्वारा इसको पारित किया जा सकता है। ठीक है, दोनों सदन इसको क्या कर सकते हैं, साधारण बहुमत से पारित कर सकते हैं, साधारण बहुमत से। ठीक है, और जैसे उससे मंजूरी मिल जाएगी, दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से जैसे इसको मंजूरी मिलेगी, तो यह अनिश्चित काल के लग जाएगा। ठीक है, वित्तीय आपात कब तक लग जाएगा, अनिश्चित काल के लिए लग जाएगा। ठीक है, और अनिश्चित काल के लग जाने के बाद जब तक इसको वापस नहीं लिया जाता है तब तक यह लगा रहेगा। ठीक है, अर्थात वापस लेने पर यह हटेगा। और राष्ट्रपति क्या कर सकता है, कभी भी वित्तीय आपात मतलब उसको जब पता चल जाए तो वह वित्तीय आपात को वापस ले सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति कभी भी वित्तीय आपात वापस ले सकता है। और यहाँ पर याद रखिए, संसदीय अनुमोदन की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने आपको इसी वीडियो में और बताया है कि किस आपात में किसी संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, राष्ट्रपति अपने आप से राष्ट्रीय आपात को ले सकता है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए वो किस प्रश्न के संदर्भ में हमने विचार किया था। ठीक है, चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को एक साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। सही बात है, इसको साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को दोनों सदनों के विशेष बहुमत से संसद द्वारा वापस लिया जा सकता है। गलत बात है, हमने अभी आपको बताया कि राष्ट्रपति जब चाहे तब इसको वापस ले सकता है, इसमें किसी भी संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ ऑप्शन 1 सही है। आगे क्या बताया, सॉरी आगे क्या बताया, 1991 वित्तीय संकट के दौरान केवल एक बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है। गलत बात, अभी तक हमारे राष्ट्र में एक भी बार वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई है। ठीक है, तो ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, सीधा हमारा क्वेश्चन कौन सा सही है, ये सही है। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रखते हैं, फिर आगे विचार करेंगे, अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।